सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज से हम लोग पुनः एक नए एकाग्र की शुरुआत कर रहे हैं और यह एकाग्र हम सबकी बेहद पसंदीदा रचनाकार कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित है। अपनी खनकदार आवाज और दमदार उपस्थिति से हमारे जेहन में अस्थायी रूप से रची बसी कृष्णा सोबती जी का आज जन्मदिन है। हम सभी उन्हें नमन करते हैं। अगर वे जीवित होती तो आज अपने जीवन के 97 वसंत पूरे कर रही होती, मगर उन्हें गुजरे हुए इस बीच 3 वर्ष होने को आए। कृष्णा सोबती एक ऐसी रचनाकार हैं जो हमारे दिलों में धड़कती रही हैं और धड़कती रहेंगी। वे अपने लिखे और बोले में हमारे साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। अपनी बेलाग और बेलौस अभिव्यक्ति के लिए वे अरसे तक याद की जाती रहेंगी। रचनात्मक निरपेक्षता और समर्पण उनके रचनाकार को तपाता रहा है। उनका कथ्यात्मक और भाषाई वैविध्य हमें कई कई बार चौंकाता है और हम सबके लेखक के लिए एक आदर्श, एक चुनौती के रूप में भी सामने आता है। हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य में उनका रचनात्मक अवदान अनूठा और विपुल है। इस अवसर पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से उन पर यह एकाग्र करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। और मित्रों, इस एकाग्र की पहली ही कड़ी में हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ लेखक आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मित्रों, प्रयाग शुक्ल आज एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास एक इंसाइक्लोपीडिया है, स्मृतियों का एक बेहद प्यारा खजाना है। और जब जब हम लोग उस खजाने के पास चलते हैं तो जाने कितने अमूल्य रत्न लेकर लौटते हैं, समृद्ध होकर लौटते हैं। तो आइए आज पुनः कृष्णा सोबती जी को याद करते हैं, प्रयाग शुक्ल जी के शब्दों में उनकी यादों के गलियारे में चलते हैं और देखते हैं कि आज प्रयाग शुक्ल जी किस तरह से कृष्णा सोबती जी को याद करते हैं और हम लोग भी इस बहाने कहीं न कहीं उस धड़कते हुए समय के स्पंदन को महसूस कर सकेंगे। आखिरकार ऐसे किसी एकाग्र का उद्देश्य भी तो यही है। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें और अगर संभव हो तो सोबती जी के साथ उस पहली भेंट को याद करते हुए ही अपनी बात आरंभ करें। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। नमस्कार, धन्यवाद आप सबको, अर्पण जी को, जनसुलभ पुस्तकालय को और आप सबको जो ये कार्यक्रम देख और सुन रहे हैं, इसमें हमारे साथ हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। सोबती जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। कभी कभी लगता है कि कहाँ से शुरू किया जाए इतने विशाल विराट व्यक्तित्व के बारे में बात करना, पर आपने थोड़ी सी
व्यवस्था तो कर दी मेरे लिए कि मैं याद करूं कि हम कब कैसे मिले। दरअसल उसकी उसमें जाऊं उससे अच्छा शायद ये है कि मैं इस पुस्तक के बहाने ये बताऊं, ये हम हशमत का जो दूसरा भाग है, कि इसमें सोक्ति जी ने मेरे ऊपर जो संस्मरण लिखा है उसमें स्वयं उसका जिक्र है कि ठीक ठाक ढंग से हम लोग पहली बार कब मिलते हैं। उसके पहले भी उनसे मुलाकातें हुई थी, लेकिन एक पुरानी शाम नाम से ये संस्मरण है, और इसमें बाकायदे उल्लेख है कि कनॉट प्लेस में हम मिलते हैं। और वो कहती भी है, उनसे बड़े बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने कई चीजें लिखी हैं कि रास्ते में उनको कुछ चलते चलते कुछ दूसरे रेस्तरा दिखाई पड़ते हैं, लगुना आदि, पर उनको ये याद है कि हम लोगों से मिलने की बात उनकी विंगर्स में तय हुई है, या गिलॉर्ड शायद, उसमें वो वहीं उनको पहुंचना है, और थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश वाली शाम। तो जिस पूरा जिक्र है वो अच्छी तरह दर्ज किया है उन्होंने, कि उसमें अशोक सक्सेरिया है, प्रबोध कुमार है, और मैं हूँ। और जब वो इंटर करती हैं रेस्तरा में, तो उसमें पहले वो नहीं देखती हम लोगों को, हम दूसरी मेज पर बैठे हुए उनसे पहले ही पहुंच गए हैं। जाहिर है कि हम बहुत उत्सुक हैं कि आज सोक्ति जी से एक विधिवत सी मुलाकात होने वाली है। तो फिर वो उठकर हमारी टेबल पर आती हैं और चर्चा शुरू होती है। वो कल्पना के दिनों तक जाती है, वो अशोक ससेरिया की कहानियों तक, क्योंकि वहां से बड़ी दिलचस्प बात वो शुरू होती है कि अशोक ससेरिया तो आप जानते हो मेरे बहुत गहरे प्रिय मित्रों में थे। तो शुरू में उन्होंने कहानियां लिखी थी गुणेंद्र सिंह कंपानी के नाम से। बातचीत उस समय शुरू होती है उनकी कहानी की प्रशंसा से। सुक्ति जी शायद शुरू करती हैं कि भाई तुमने वो कहानी पढ़ी। अच्छा, तब तक उनको भी नहीं मालूम कि ये तो अशोक जी की लिखी हुई है। तो वो बहुत दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प ढंग से उन्होंने उसको दर्ज भी किया है। फिर वो मेरी और मुखातिब होती हैं कि भाई आप तुमको कुछ मालूम हो तो तुम बताओ ये कौन है, ये क्या वास्तविक नाम है। तो मैं धीरे धीरे कुछ कहने की कोशिश करता हूँ और उनसे कहता हूँ आप जरा अशोक सेफेरिया की ओर देखिए। तो उन्होंने लिखा है कि जो मेरे प्रश्न का ये क्या उत्तर हुआ, कि इसका क्या आशय है, कि आप मैं पूछ रही हूँ कि तुमको मालूम है क्या कि ये किसकी लिखी हुई कहानी है। बहरहाल फिर मैं उनसे कहता हूँ थोड़ी देर में, नहीं ये तो अशोक सेक्सरिया ही गुणेंद्र सिंह कंपानी है, ये गुणेंद्र सिंह कंपानी ही अशोक सेक्सरिया है। उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा है कि उस समय हम लोग एक अच्छी कहानी पढ़ने, कहीं दिख जाने, उस पर चर्चा करने के लिए आतुर रहते थे। वो कहानियों के दिन थे। तब तक वो शायद उस अर्थ में नई कहानी, तो जाहिर है कि उसकी थोड़ी वो चर्चा शुरू हो चुकी थी, पर कोई भी कहानी। और ये अशोक जी की कहानियां कृति में आई। श्रीकांत वर्मा और नरेश जी नेताजी जो निकालते थे इस पत्रिका जिसमें हम सब लोगों ने लिखा, तो वहां छपी थी ये कहानियां उनकी शुरू। बहरहाल उसके बाद तो फिर उनका हमारे यहाँ आना जाना शुरू हुआ जब मैंने विवाह कर लिया। और ये भी चर्चा कर दूं आपसे कि राठी जी की जो उन्होंने जीवनी लिखी है सोफी जी की, दूसरा जीवन नाम से, इसमें पहले पन्ने में ही राठी जी भी दर्ज करते हैं कि उनकी भेंट मेरे यहाँ होती है सोफी जी से पहली बार, हमारे B53 ग्रेटर कैलाश वाले घर में। वो दिन कुछ और थे और उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने खुद किया है। और एक बात और बताऊं आपको, जो कि शायद जानने बार बार याद करने लायक है, कि वो स्वयं अपने साथ एक कई कालखंड, कई स्मृतियां लेकर चलती। मेरे ऊपर जो संस्मरण है आज को मैं बहुत दिनों बाद पलट रहा था तो मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मैं उसको भूल चुका था कि शुरू में ऐसा है। उसमें दो पृष्ठ तो इस बात के हैं, मतलब हम लोगों उस शाम की चर्चा से पहले के, कि दिल्ली क्या थी और अब क्या है जब वो हमसे मिल रही, मतलब हम लोगों से मिल रही। उसमें वो खुद याद करती हैं कि वो दिन भी याद करती हैं कि वो भगत सिंह शरण वर्मा और बाकी कई लोग, डॉक्टर मोती चंद्र और कई लोगों को याद कर, ये भी याद करती हैं कि दिल्ली की वो कौन सी जगहें थी जहाँ लेखक मिला करते थे।
तो एक बहुत विशाल, विराट, फिर से दोहराता हूँ, व्यक्तित्व, जिसके पास स्वयं बहुत सारी यादें हैं। और इससे ये याद आती है कि सोक्ती जी उन लेखकों में से रही है जो बिरादरी को बहुत बड़ा मानते हैं, साहित्यिक बिरादरी। हम हशमत को आप देखिए तो उसमें जगह जगह सबके नाम आते हैं। उसमें मेरे ऊपर जो उन्होंने संस्मरण लिखा है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि तब वहां किस शाम को कौन से लेखक किस जगह मिल सकते थे आपको। मतलब अज्ञे कपिला जी अमुक रेस्तरा में, मोहन राकेश और अनीता जी एक किस रेस्तरा में, ये सब भी वो दर्ज करती और आजीवन वो ये करती रही। हम हशमत लिखने के पीछे भी देखें तो ये है कि साहित्यिक बिरादरी को के साथ अपने संबंधों को, उसके तमाम उतार चढ़ावों के, उन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों के प्रसंग से साहित्य को समझने की तो गजब है, यही कह सकता हूँ। और ये भी आप देखें तो कभी इस बात को भूलता नहीं हूँ, और आप लोग भी नहीं भूलते होंगे, क्योंकि वो कामकाज ही उनका ऐसा है कि एक नाटक को छोड़ दीजिए तो उन्होंने हर विधा में लिखा। कहानीकार तो थी ही एक बड़ी कहानीकार। अगर खाली कहानियों की चर्चा हो तो मतलब सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे, और भी कितनी कई कहानियां, उपन्यास, जिंदगी नामा जैसा उपन्यास, फिर डार से बिछुड़ी उपन्यास जो मेरे बहुत प्रिय उपन्यासों में है, डार से बिछुड़ी। और उसके अलावा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, नाटक भी है। नाटक उन्होंने अलग से लिखा नहीं है, लेकिन देखिए तो अय लड़की क्या है, अय लड़की बिल केवल उसमें संवाद है। और ये खाली अगर आप इसको हटा दें, ये भूल जाएं कि उसमें मंच प्रवेश आदि के जैसे होते हैं किसी नाटक में, उसकी या हुआ करते थे, अब तो वो भी नाटक में स्वयं कम हो रहे हैं, तो वो पूरा नाटक ही है। मित्र मरजानी भी नाटक है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं कह चुका हूं कि विराट व्यक्तित्व है, तो आज मैं सुबह से सोच रहा हूँ, क्योंकि याद करना है सुक्ति जी को, तो कहाँ से याद करूं, क्या करूं। तो फिर मैंने यही तय किया, जो अभी आप देखेंगे कि जो जैसा प्रसंग आएगा मैं उधर चला जाऊं, और कोई उपाय नहीं है उनको अच्छी तरह याद करने का। अब देखिए मित्र मरजानी की बात, तो मित्र मरजानी के साथ फिर ये याद आ गई, जो कल अर्पण कुमार जी को मैं बता रहा था कि ब्रिजमोहन शाह ने जब उसको किया था, मतलब मंचित किया था, और उसमें हिमानी शिवपुरी ने उसमें अभिनय किया था मित्रों का, वो हम लोग आज तक नहीं भूले। उस नाटक को देखने में खुद 2-3 बार गया। कैसे तो कितनी सुंदर तरीके से वो नाटक उतरा रविंद्र भवन के स्टूडियो थिएटर में, मतलब जो तब, हाँ, जैसे ड्रामा भी वही था रविंद्र भवन में, और उसका जो स्टूडियो थिएटर था वहाँ। तो अब यादों की तरफ बढ़ूं तो भी असंख्य है, निजी जीवन की, पारिवारिक संबंधों की, शिवनाथ जी के साथ, द्रौपदी जी, क्योंकि फिर एक समय ऐसा आया था जब मैं सोचती जी को, पहले तो हम उनको बिल्कुल अलग करके ही देखते थे, फिर बाद में हम उनको सचमुच शिवनाथ जी के साथ जोड़ कर देखने लगे, क्योंकि वो जीवन जुड़ा ही वैसे था। तो उनके जीवन के हर समय को, हर अवधि को जितना हम लोगों ने जाना, और काफी जाना ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए 1964 ये 65 में मेरी भेंट होती है उनसे, 1964 में मैं दिल्ली आता हूँ, 65 में मेरी भेंट होती है। एक भेंट का जिक्र वो स्वयं कर चुकी हैं, उसके पहले की भी कुछ मुलाकातें जो उस संस्मरण में नहीं है, और ठीक ही नहीं, क्योंकि वो एक विधिवत मुलाकात हुई। सोप्ती जी का दिल्ली पुरानी दिल्ली का जो सचिवालय था, उसमें उनका दफ्तर, वो भी
मित्रों, कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमें लगता है कि प्रयाग शुक्ल जी के यहाँ शायद बिजली चली गई है। बिजली चली गई है आपके यहाँ? आप अपनी बात जारी रखें, आपकी आवाज आ रही है प्रयाग जी। आप अपनी बात जारी रखें, वो खुद ही नहीं है। आपकी आवाज आ रही है। मित्रों, जी जी प्रयाग जी। हाँ, बीच में बिजली चली गई 1 मिनट के लिए, तो ये व्यवधान हाँ, हुआ। जी जी ठीक है, तो जी मैं जारी रखें। वहाँ मिस्टर मानी के मेंशन की बात कर रहा था। अब देखिए तो इससे ये भी याद आती है कि सोक्ती जी का संबंध वो हिंदी के उन लेखकों में थी, उन बड़े लेखकों में जिनकी दुनिया वास्तव में बहुत बड़ी, और उन्होंने भी हमको ये सिखाया है, और लोगों ने भी, सोक्ती जी ने भी, कि कैसे अपनी दुनिया को बड़ा रखना है, सभी कलाओं के साथ जुड़ करके, सभी माध्यमों के साथ जुड़ करके। तो उनकी दुनिया में भी सारे लोग कर्मी थे, चित्रकार थे। फिर ये एक और मंचन होता है, वो देवेंद्र राज अंकुर करते हैं लड़की को। क्योंकि मुझे लगा कि इसको थोड़ा कहूँ तो अच्छा रहेगा कि ये पक्ष जरा कम जाना जाता है उनका, जो नाटकों से की दुनिया से संबंधित है, थिएटर की दुनिया से उनका संबंध है, और उसके लिए उनका कहा है। अब एक जी प्रसंग में आता हूँ, उनसे जुड़ा हुआ है, थिएटर के प्रसंग में आता हूँ। एक और प्रसंग थिएटर का है, पर मुझसे भी जुड़ा हुआ और सुक्ति से भी जुड़ा हुआ। तो जब मैं ड्रामा में पहुंचता हूँ और रंग प्रसंग पत्रिका का संपादन करता हूँ, तो प्रसन्न होती है सुक्ति, और उनसे लिखने का आग्रह करता हूँ कि कुछ तो आपको लिखना है। बहरहाल उसके पहले ही एक घटना ये घटती है कि हाँ प्रयाग जी, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब है, कोशिश अच्छा, करें। जी अब आ हाँ, रही है, आपकी अब आ रही है। अब आ रही है, जी जी आ रही है। अच्छा, तो वहां मैं देखता हाँ हूँ कि एक पुस्तक दिखाई पड़ती है, वो है सांवली मित्र की पुत्री का कथन, जो उन्होंने अपने माता पिता तृप्ति मित्र और शंभु मित्र पर के जीवन पर लिखी है। उसमें अपना उनका जीवन भी शामिल है। वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, छोटी सी पुस्तक, कि मैं बजाज भाई से कहता हूँ, राम गोपाल बजाज से, जो तब वहाँ निदेशक हैं, कि ये कभी हिंदी में आए तो कितना अच्छा हो। तो वो तुरंत कहते हैं कि अरे बहुत सुंदर बात है, तो आप कह रहे हो तो ये तो हम ही लोग छापेंगे। बहरहाल उसका अनुवाद होता है, उसके लोकार्पण की बारी आती है, तो पूछते हैं कि किससे लोकार्पण कराया जाए। तो मैंने कहा इसमें नेमी जी तो रहेंगे ही, क्योंकि नेमी जी शंभु मित्र और तृप्ति मित्र के साथ उनके पारिवारिक। मित्रों, आज कुछ मुश्किल की घड़ी है। हमारे वक्ता प्रयाग शुक्ल जी के यहाँ बार बार बिजली जा रही है, बिजली आ रही है। यह जो जाने और आने की तर्ज है, इस पर कृष्णा सोपती जी की ही एक कविता सुनिए। हाँ, सुना एक दीजिए। आप मित्रों जानते होंगे कि कृष्णा सोपती जी ने जब तब कुछ कविताएं भी लिखी हैं, और यह जो किताब है उसमें उनकी कुछ कविताएं संकलित हैं। प्यारे खास, गलबहियों सी उमड़ती जैसी कविताएं हम देख सकते हैं। सोबती एक सोहबत नाम की जो किताब है उनकी, उसमें
ये कविताएं हैं। दो ही कविताएं हैं, सोबती एक सोहबत में। बाद में कुछ और कविताएं भी उन्होंने लिखी। तो एक मेरे पास अभी उपलब्ध है, तर्ज से मुझे वह कविता याद हो आई, सुन लीजिए, फिर प्रयाग जी को सुनते हैं। कृष्णा सोबती जी की यह कविता है, तर्ज बदलिए। और इन्होंने यह कविता वर्ष 2016 में लिखी है, सोबती जी ने, अपने निधन से 3 वर्ष पूर्व। अमूमन वे लिखती हैं, गुमशुदा घोड़े पर सवार हमारी सरकार नागरिकों को तानाशाही से लाम बंदी क्यों करती है। गुमशुदा घोड़े पर सवार हमारी सरकार नागरिकों को तानाशाही से लामबंदी क्यों करती है, और फिर दौलतमंदों की सलामबंदी क्यों करती है। सरकारें क्यों भूल जाती हैं कि हमारा राष्ट्र एक लोकतंत्र है और यहाँ का नागरिक गुलाम दास नहीं, वह लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत महादेश का स्वाभिमानी नागरिक है। सियासत की यह तर्ज बदलिए, सियासत की यह तर्ज बदलिए। तो देखिए, कृष्णा सोबती जैसी एक कद्दावर शख्सियत किस तरह से बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर बात करती हैं, और कई बार कई बड़े बड़े अवसरों को भी वह ऐसे धकिया देती हैं जैसे वह कुछ नहीं हो। अगर उनकी विचारधारा से कोई बात मेल नहीं खाती है, उनके अहम पर कोई बात आ जाती है, तो वह कैसे टकरा जाती हैं सरकारों से भी, और कई बार अपने हमपेशा लोगों से भी, चाहे उसके लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी उन्हें क्यों न उठाना पड़े। तो ऐसी हैं कृष्णा सोबती जी। तो आइए, यह तो जस्ट मैंने कुछ समय लिया कि तब तक प्रयाग शुक्ल जी कुछ व्यवस्थित हो जाएं और बिजली भी निश्चय ही जो है उन्हें हमारे समक्ष रोशन रख सके। प्रयाग जी। जी हाँ, तो मैं था वो याद कर रहा था पुत्री का कथन पुस्तक की और जी उसके लोकार्पण की। तो सोबती, मैंने कहा सोबती जी को ही बुलाते हैं। शावली जी भी आई कलकत्ता से। अब इसको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि शावली जी जैसे वो भी अपने प्रदेश की, बंगाल की, देश की एक बड़ी अभिनेत्री और एक ऐसे माता पिता की पुत्री, वो इससे बड़ी प्रसन्न थी कि सोबती जी इसका लोकार्पण कर रही है। अब वो विवरण तो मैं भूल गया हूँ, पर उस दिन उन लोगों की आपस में क्या बातचीत हुई होगी, तब चाय पर हम लोग खड़े थे आसपास, और वो उनकी प्रसन्नता बहुत जाहिर हो रही। और अभी सोबती जी के निधन से के कुछ दिनों बाद शामली जी ने मुझे बुलाया था कलकत्ता एक व्याख्यान के लिए, सुभाष मुखोपाध्याय पर। तो बंगला के इतने बड़े कवि, तो हमारी जब भेंट होती है शामली से तो बैठते ही कहती हैं, वो बैठी हुई है और मैं सामने की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो कहती है कि आज आप आए हो, आपको जब से बुलाया है तो मुझे सोबती जी की याद आप बहुत आ रही है, और देखिए वो चली गई, उनसे मेरा फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ। ये प्रसंग ये बताता है, और ये अकेला प्रसंग नहीं है कि केवल हिंदी में नहीं, हिंदी इतर भाषाओं में, भारत की प्राय सभी भाषाओं उनके बहुत से अनुवाद हुए हैं। लगभग सभी कृतियों के अनुवाद उनके आपको भारतीय भाषाओं में या कम दो एक दो चार या दो एक तो मिल ही जाएंगे। मुझे याद है एक बार सोफी जी के यहाँ गया हुआ था, कोई 6-7 साल पहले की बात होगी, या और भी अधिक अधिक भी हो सकते हैं। उनके यहाँ जाता ही रहता था पूर्वाशा वाले अपार्टमेंट्स में। तो बोली की कोकड़ी का अनुवाद आया था, और वो उसको लेकर इसलिए बहुत प्रसन्न थी कि उनकी वो अचंभा प्रकट कर रही थी कि कोंकणी में जिंदगी नामा कैसे उतरा होगा। बोलिए भाषा तो जानती नहीं हूँ, पर इसकी प्रसन्नता है कि, और फिर वो मैं एक चीज और भूल गया हूँ, लेकिन उससे बड़ी प्रसन्न हुई थी। उन्होंने किसी से पूछा था कि इसका जो नाम रखा है इन्होंने कोंकणी में,
वो क्या है। तो और जो उनको बताया गया था, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था, जिस समय स्मरण नहीं आ रहा, उससे उससे बड़ी प्रसन्न थी कि एक पुस्तक का नाम कोकड़ी में जिंदगी नामा किस तरह से उतरा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देखिए, जिसको इतना बड़ा विशाल पाठक वर्ग मिला हो। मैंने स्वयं अभी कुछ तीन एक साल पहले आजकल में एक लेख लिखा था, और वो लेख था सोप्ती जी पर, एक पाठक की ओर से। कि मैं पाठक हूँ सोप्ती जी का, बाकी संबंधों की भी थोड़ी बहुत याद थी, और पाठक समाज में उन, अब मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है अपने समेत, कि पाठक समाज उनको कैसे ग्रहण कर रहा है। तो उनके सचमुच इतने रूप हैं, और अभी आपने जो चीज याद की वो तो इतनी अच्छी है, और आज बार बार याद किए जाने की इसकी जरूरत है। आज फेसबुक पोस्ट पर जब मैंने पोस्ट किया आज के कार्यक्रम के बारे में, तो त्रिलोचन जी के बेटे अमित प्रकाश सिंह ने बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी, और उन्होंने याद किया कि कैसे जब ये तमाम बीच में बुद्धिजीवियों पर हमले हो रहे थे, कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, तो जो सभा हुई थी दिल्ली में, जो अशोक वाजपेयी और थानवी ने की, मिल करके, और और लोगों ने मिल करके, तो वो क्या बोली थी। तो जब जब कुछ ऐसा उनको दिखाई पड़ता था कि ये ठीक नहीं हो रहा, और देश की चिंता तो बहुत है, समाज की और देश की, उसके इतिहास की, उसमें जो अच्छा है उसकी, इतिहास की बहुत गहरी जानकारी उनको, उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। वो विभाजन की हो, वो और भी पहले की हो, वो उनके अपने समय की हो, स्वतंत्रता के बाद के दिनों की, और उस पर सब पर कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। मुझे ये भी याद है कि कैसे वो कितने प्रेम से, मतलब उस दौर की याद करती थी, जब स्वतंत्रता के बाद के दौर की, कि संसद है और संसद में लोग हैं, और भास्कर शर्मा नवीन नवीन जी के बारे में जितना मैंने सोफ्ती जी से सुना है, मैंने कहीं और नहीं पढ़ा सुना। और भगवती बाबू के बारे में, और कुछ उन्होंने लिखा भी है। अब जो उनकी गुजरात वाली किताब है, गुजरात से गुजरात तक वाली किताब, उसमें उन्होंने कुछ ये दर्ज भी की उस समय की। तो उनके साथ बैठने का मतलब होता था उनकी कि कहीं न कहीं से कोई एक ऐसा प्रसंग जो या तो हमारे लिए तो कई बार बहुत नया भी होता था, और बड़ा अच्छा लगता था। इतनी बड़ी दुनिया लेकर वो साथ चलती। बल्कि मैं सच कहता हूँ, लगता है कि नई पीढ़ियों को ये तो सचमुच एक जो सातत्य है। अभी एक दिन राठी जी से बात हो रही थी, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि कभी कभी ये दिखाई पड़ता है आजकल के, जैसे वो कुछ चीजें एक परंपरा नहीं, सातत्य, बड़ा सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया राठी जी ने, कि कैसे एक सातत्य जरूरी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला ही नहीं, कि एक लंबी जो श्रृंखला है, जिसमें मान लीजिए हिंदी की बात करें तो अमीर खुसरो से लेकर कितने लोग आते हैं, और उन उन सबका, अब अब मैं कह सकता हूँ, अभी बात करते करते भी लग रहा है कि इतना ज्यादा उनको इसका आकर्षण था, कि उर्दू में क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ, शायरी में क्या हुआ, हालिर मीर हो, या आप किसी का भी नाम लीजिए, और अपने समकालीनों पर, अब आप देखो तो त्रिलोचन जी पर उन्होंने कितना सुंदर लिखा, और भी कई लोगों पर, हम लोगों पर तो लिखा ही है। हम लोग जो बिल्कुल युवा थे जब हम उनको मिले, तो एक ऐसी बड़ी दुनिया जिसमें इतिहास है, जिसमें पुराण है, जिसमें देश के अलग अलग समय के वृत्तांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बहुरंगी जीवन है, खान पान है, व्यंजन है, सिलाई कढ़ाई है, बुनाई है। और मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा था राठी जी की जीवनी में, कि राठी जी ने बहुत सुंदर जीवनी है ये। अ, और सच पूछे तो हम लोग जो शेयर करना चाहेंगे कभी भी, उसमें ये पुस्तक बड़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि कई तरह के स्रोतों से राठी जी ने इसमें अब एक पूरा अध्याय भी आप कह सकते हैं, कि उनकी व्यंजनों के शौक को लेकर, उनके खान पान और सौंदर्य प्रियता को लेकर, हाँ वो चीज बहुत अच्छी तरह राठी जी ने नोट की है। तो मैं भी दोहराता हूँ
कि एक चीज तो थी सोप्ती जी में, कि कुछ बहुत सुंदर जो है चारों तरफ ये रहा है, उसको कैसे झाड़ना बुखार। अत्यधिक सौंदर्य प्रेमी तो वो, और सौंदर्य प्रेमी इस हद तक थी कि देखिए हम लोगों को भी जो भेंट देती थी, तो उसमें भी कोई न कोई एक उनकी अपने ढंग से देखी गई सुंदरता होती। एक बार मेरी वह बहन चंद्रकिरण राठी के हाथों मुझे एक टेबल लैंप उन्होंने भिजवाया था, जो अभी भी मेरी मेज पर वही रहता है। वो एक उसकी, उसका शेप ही कुछ और तरह का। ये तो एक उदाहरण हुआ, व्यक्तिगत है, और आज बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें मुझे साझा करनी चाहिए, इसलिए इन चीजों की याद कर रहा हूँ। तो वो जो सौंदर्य प्रीता उनकी थी, कपड़ों को लेकर और खाने पीने को लेकर, चीजों को ठीक से रखने को लेकर के, जो लोग उनके यहाँ गए हैं उनके साथ चाय पी है, भोजन किया है, वो बिल्कुल उनको ध्यान आ जाएगा कि कैसे वो एक ही चीज का ध्यान रखती। और मुझे तो सच पूछे तो आज तक वो दोपहर याद है, जब मैं अशोक सिक्सरी और मैं वो पुरानी दिल्ली के सचिवालय में उनके दफ्तर में उनसे मिलने गए, और वो जो उनके जो सहायक लोग थे, वो जो केटली लेकर आए, उसमें चाय लेकर आए, जो जो कप सॉसर थे, और कैसे वो, उन दिनों तो हम लोग तो वैसे ही बिल्कुल भटक से रहे थे, और कोई उस तरह का ठीक ठिकाना नहीं था रहने का, रहने की जब जगहों का। और शुरू में जब मैं दिल्ली आया उस समय की बात कर रहा हूँ, तो वो वृक्ष बड़े बड़ा चमत्कृत होकर मैं देखता रहा। ऐसा नहीं कि वो चीजें पहले नहीं देखी थी, तो मेरे घर में बहुत कुछ एक समय तो था ही, पर वो उनका एक पर्सनल टच, वो कुछ भी कर रही हूँ, वो उन्होंने आपको बुलाया है किसी कहीं मिलने के लिए, रेस्तरां में या किसी और जगह घर पर, तो वो देखते ही बनता। और उनकी दिलचस्पी सुंदर चीजों को देखते ही, मैं ये भी कहूंगा सुंदर व्यक्तियों को भी देखते। और ये हमअस्मत में ऐसे कई पात्र हैं, सुंदर मतलब गुणों के हिसाब से सुंदर। वो कभी कोई ऐसा व्यक्ति उनको आकर्षित कर लेता था, जिसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, भाषा बहुत अच्छी है, उच्चारण बहुत अच्छा है। तो ये जो हर समय एक खोज थी सुंदरता की, उससे कुछ तो मैंने भी सीखने की कोशिश की। और जब उनके साथ मैं होता था तो इसको नहीं भूलता, और कई जगह रहा हूँ सुप्ति जी के साथ। मेरा भाग्य ही कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, जो जब सोप्ती जी थी और मैं था, और तब और तीसरा नहीं था। जैसे एक बार हम बेंगलुरु गए साथ, तो हमारे थिएटर के, फिर से देखिए थिएटर का प्रसंग आ ही गया, तो वो रंगायन में बेंगलुरु में उन्होंने, प्रसन्ना ने एक बड़ा आयोजन किया था। वो कुछ स्त्री की भूमिका को लेकर था समाज में, जिसमें साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, दूसरी विधाओं के लोग भी थे, थिएटर के लोग तो थे ही। तो बहुत अच्छा बोली थी सुप्ति जी वहां उसे। बहरहाल जब हम लोग लौट रहे थे, तो वहाँ बेंगलुरु में जहाँ वो ठहरी थी उससे कुछ दूर पर ही मेरा भी होटल था। तो सुबह कभी उनके साथ चाय पीने चला जाता था, और 3 4 दिन हम लोग साथ रहे थे वहाँ, मतलब अलग अलग होटलों में। तो जब हम लौट रहे थे, तो मैसूर और बेंगलोर के बीच में एक रेस्तरां है, कुछ जनपद ऐसा कुछ इसका नाम है। बहुत सुंदर साउथ इंडियन व्यंजन वहां मिलते हैं। तो मैंने, मुझे उसका पता था, मैं वहां जा चुका था 2 1 बार पहले भी। तो मैंने सुप्ती जी से कहा कि हम वहां रुकते हैं। वो बड़ी प्रसन्न हुई, और वो दोपहर ही मुझे, दोपहर लगभग हो ही गई थी, हम लोगों ने बैठकर वहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजन खाए और उनकी सराहना की। और वो जगह चुन्नी को लेकर के हम कहाँ बैठेंगे, और फिर वो उन्होंने थोड़ा झांका भी कि यहाँ और क्या क्या मिलता है हल्का सा। फिर मन से कहा नहीं आप बैठिए, मैं प्रबंध करता हूँ। तो ऐसी कई यादें हैं। फिर जब हम, मेरी पत्नी एक बार उनके ही बुलावे पर, जब वो एडवांस स्टडीज में थी, गए शिमला, 2 3 दिन रहे उनके साथ। तो उनके देखने का ढंग,
अब देखिए, उसी एडवांस स्टडीज वाले उस बिल्डिंग में या उस कैंपस में मैं पहले भी जा चुका था। सुप्ति जी के साथ उसको देखना एक दूसरा अनुभव था। और आज मैं देख रहा था कि मेरे संस्मरण का अंत जहां से होता हुआ इतना सुंदर है। वो शाम के सूरज के डूबने से उसका वर्णन है कि मैं और मेरी पत्नी वहां से निकले हैं कहीं और जाने के लिए, और शाम हो रही है, और फिर जब शायद वो लौटती हैं और शाम का वर्णन करती हैं। अद्भुत है। अब ये तो देखिए, ये भी है कि ये भी बात साथ साथ जब मैं स्मृतियों का साझा करूं, तो मेरे मन में ये है कि मैं उनके प्रसंग से उनके लेखन को भी तो देखूं, क्योंकि है तो मुख्यतः वो एक बड़ी लेखक हैं। ले और एक ऐसे लेखक हैं जिनके पास पीढ़ियां बार बार जाएंगी। अब ये सौंदर्य की खोज उनकी आप देखो तो हर चीज में एक संस्मरण उनका है जिसमें वो कागज खरीदने का, कि मैं कागज खरीदने जाना चाहती हूँ कोई पहाड़ी जगह में, वो है और वो कैसे टल रहा है, ऐसा ही कुछ प्रसंग है। और फिर उसमें जिक्र है कि कैसे रंग के कागज उनको चाहिए। अब ये जब कागज चाहिए तो खाली कागज तो चाहना नहीं थी, वो खाली वो तो हो नहीं सकती। उसके पीछे भी एक तरह की, मैं ये कहूंगा, जब मैं देखता गौर करता आया हूँ, तैयारी इसको नहीं कहेंगे, उसको एक लेखक तो 24 घंटे थी। ये मैं नहीं कहूंगा कि उसके लिए कोई अलग उनको मनस्थिति की जरूरत थी, बनाने की, मूड बनाना जिसको कहते हैं, वैसा नहीं। पर एक प्रक्रिया, उसको थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है। जैसे देखिए, वो अक्सर रात को लिखती थी। अक्षर उनको देखिए, अक्षर उनके देखिए आप, वो ए4 साइज के पेपर में, कागज पर चौड़े से अक्षर, बड़े अक्षर, मतलब मुश्किल से 7 लाइनें आएंगी, और पढ़ने देखने में बड़े सुंदर लगते थे। और कभी कभी जैसे उन्होंने मुझे जब एक बार अपना लेख भेजा था रंग प्रसंग में, तो कई पन्ने थे, शब्दों के आलोक में। शीर्षक मैंने ही दिया था, उन्होंने कहा आप जो चाहो आप तो दो, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा। तो जब मैंने दिया तो बोली कि नहीं, ये बिल्कुल तुमने कितना सुंदर शीर्षक सुझाया है। अभी अपनी प्रशंसा में नहीं कह रहा, फिर देखिए उनके अभी बात करते करते ही इतने रूप खुलेंगे कि मैं खुद बार बार अवाक हो जाता हूँ। आप भी अवाक हो जा सकते हो। अब इससे ये याद आया कि उन्होंने मुझे एक जगह संपादक की तरह भी याद किया। एक उनका पूरा लेख है, मेरे संपादक, उसमें उन्होंने उन सारे संपादकों की याद की है जिन्होंने उनकी कोई चीज, पत्रिकाओं की संपादकों की चीज कभी प्रकाशित की। तो ये भी गजब है ना। और मैं तो उसको पढ़ करके धन्य सा हो गया था कि, और ये देखिए कि अभी अपनी बात पर आऊंगा, भूला नहीं उसको, मैं ट्रैक पर रहूंगा। लेकिन थोड़ा इधर उधर तो होना पड़ेगा, जुड़ जाऊंगा फिर वहां उनके लिखने की प्रक्रिया से। तो आप देखो, संपादकों के लिए उनके मन में, आज तो शायद वो स्थिति नहीं उस हद तक, इतना गहरा आदर भाव, मैं कहूँगा आदर भाव था। तो बद्री विशाल पित्ती जी को देखे, कल्पना को तो कभी भूली नहीं, क्योंकि कल्पना में उन्होंने भी लिखना शुरू किया था, शुरू में उनकी चीजें छपी वहां। और उन्होंने लिखा है कि तब तो ये था कि कल्पना में छपना, जो निर्मल ने भी यही लिखा है, निर्मल वर्मा ने भी, कि जैसे सुप्ति जी ने तो उसमें मर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, कि जैसे आपके लेखक, आप एक लेखक के रूप में, एक मर्यादित लेखक के रूप में आपको शुमार कर लिया गया है साहित्य जगत में। तो जब कल्पना काशी अंक बीच बीच में आएंगे ही, आना भी चाहिए, मेरे प्रसंग भी आएंगे। जब कल्पना काशी अंक का मैंने संपादन किया, तो सूक्ति जी से लिखने का आग्रह किया, कुछ तो आपको लिखना है इसमें। बराबर उनसे आग्रह मेरा रहता ही था और टालती भी नहीं थी। तो थोड़ा समय जरूर लगता था जब जब उनसे कोई आग्रह किया।
देखिए, तो उन्होंने कहा कि क्या लिखूं बनारस पर, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरे मन में। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, और वो तो सबसे सबसे अच्छा होगा कि आप उसकी भूमिका लिख दो। कल्पना काशी अंग की वो 2 पेज की भूमिका कभी आपके पास वो प्रति हो और आप पढ़ जाएं, उसमें सूक्ति जी का एक दूसरा ही भाषा के स्तर पर इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। उन्होंने इसमें क्या किया और कितना सुंदर, कितनी सुंदर चीज की कि उसमें बनारस नहीं है, काशी नहीं है उसमें। चूंकि कल्पना की पर वो कल्पना के प्रसंग से वो है, कल्पना काशी अंक, तो कल्पना की याद है और उस समय के साहित्यिक वातावरण की याद है। वो जैसा कि होता ही है कि एक बड़ा लेखक बराबर ये मानकर चलता है कि हाँ मेरी दुनिया यही है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो उनमें बहुत गजब की थी। इसको उन्होंने कितनी बार बातचीत में लिखकर भी 2-4 बार याद किया है कि जब वो निराला को देखती हैं शिमला में, शायद उनको सुनती भी, क्या प्रभाव उन पर पड़ता। तो ये जो अपने संसार को, साहित्य संसार को देखना है, किताबों के लिए वैसा आकर्षण, कौन क्या पढ़ रहा है, मुझसे पूछती थी तुम क्या पढ़ रहे हो इन दिनों, बातें कभी करती थी, अपना कुछ पढ़ा हुआ बराबर उसके उसका हिस्सा भी, मतलब उसका साझा भी हमसे करती थी। तो अब बात उनके लिखने की को लेकर, तो जब मैंने याद किया कि वो कागज ढूंढ, जैसा कि उनकी आदत थी हर चीज के लिए कि वो चुननी ही है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको ऐसे नहीं उठा लेना। कि आप बाजार में गए हो, जैसा कि हम लोग के साथ तो, मेरे साथ तो बहुत होता है कि इच्छा रहती है, पर वो ऐसा हम कर नहीं पाते, सब समय नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बस ये जल्दी से निपट जाए तो अच्छा है, जो हम यहाँ बाजार में करने आए हैं। पर सोती जी, वो भी देखा उनके साथ, गया हूँ 2-4 बार ऐसी जगहों में भी जहाँ उनको कुछ खरीदना है, वो कलम हो, वो कागज हो, तो वो इसलिए नहीं था कि वो कोई मूड बनाना है, वो इसलिए था कि मेरे माध्यम की चीजें, उनको भी एक आदर देना, ऐसा मैं कहूँगा। लिखती तो शायद वो रात को ही थी, ऐसा उन्होंने कई बार कहा कि मुझसे लिखा, लिखा भी 2-4 जगह शायद। तो ये जो उनका सेंस ऑफ बिलोंग टू द लिटरेचर है, ये बहुत गजब की, और बड़ा लेखक यही करता है। पर उन जैसा मैं कहूंगा कि कम से कम मेरी जानकारी में हिंदी में क्या, वैसे तो ये तुलना करना और ये कहना कि नहीं वही थी या एकमात्र थी, ऐसा तो गलत होगा। पर वो बहुत, क्योंकि मैं सबको उस तरह जानता भी नहीं हूँ, और सबको हमारे जैसे छायावाद के प्रसाद जी के बारे में भी अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, पर इतना कहाँ जानते हैं कि वो किस तरह के कागज में लिखते थे, क्या करते थे। तो इसलिए वहाँ अपने को मैंने रोक लिया या, महादेव जी के बारे में। पर ये जो अभी जो सुधा अरोड़ा जी ने लिखा है, कृष्णा जी बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट थी। हाँ, वो तो परफेक्शनिस्ट होने की बात मैं भी कर रहा हूँ, वो भी था। ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो कितना अधिक तलाश कर, ढूंढ कर, खोज कर कहीं पहुंचती थी। तो उनके साथ आप हर चीज में मैं देखता था, उनके घर घर में भी जो चीजें रखी हुई हैं खाने पीने की, मेज पर फल हो, कोई और चीज हो। अब देखिए, विमलेश जी को याद करना बहुत जरूरी हो उठा है। ये प्रसंग आते ही आज सुबह विमलेश जी से मेरी बात हुई थी। आप में से बहुत ही जानते होंगे कि विमलेश जी, जिन्होंने सूक्ति जी के अंतिम वर्षों में उनके साथ रही सहायक, और बाद में तो लगभग सही लीजिए,
उनको लोग भी ऐसे मिलते थे, वो चुनती भी। अब वो विमलेश जी के गुणगुनाने चलूं तो मैं भी कुछ तो गिना ही सकता हूँ। पर आज सोपती जी पर हम बात कर रहे हैं और सोपती जी के प्रसंग से ही उनकी याद आई है, तो उनके गुणों की भी बात करता हूँ विमलेश जी की, कि कैसे वो समझ लेती थी कि सोपती जी इस समय क्या चाह रही हैं। मैं अचरज में पड़ जाता। अब एक दिन की बात है, मैं वहां से मिलने गया, अभी 6-7 साल पहले की बात है। तो सोपती जी ने कुछ उनसे कहा कि अरे प्रयाग के लिए, तो खाली उन्होंने कहा कि प्रयाग के लिए, उसके आगे वो अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाई। तो वो साल्वाडोर डाली की एक किताब उन्होंने मेरे लिए चुनकर रखी थी, वो तुरंत लेकर आ गई। बोले यही चाह रही थी ना आप? उन्होंने कहा हाँ यही। तो अब आप ये देखिए कि सबकी रुचियों के अनुसार, कि मैं कला पर, मेरी रुचि रुचि है, मैं कला पर लिखता हूँ। तो एक बड़ी सुंदर वो भेंट उनकी थी मेरे लिए, सल्वाडोर डाली वाली जो किताब है। सबके पास ऐसे किस्से होंगे, सबके पास ऐसे स्मरण होंगे। बहरहाल, अब उनके लेखन के कुछ अंतरंग, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि एक लेखक पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि हमको ये भी जरूर करना ही चाहिए। तो देखिए, पहली चीज तो सोपती जी के लेखन के संबंध में यस, मेरे मन में सबसे ऊपर रहती विधि। विधि कैसे वो निकालती थी। कहीं कहीं उन्होंने जरूर लिखा है, जैसे लड़के के बारे में लिखा है उन्होंने, कि मुझे नहीं मालूम था ये कौन लिख रहा है, जिसका आशय ये है कि मैं विधि की खोज नहीं कर रही थी, पर उसकी कोई तैयारी तो मन में उनके जाने ही चाहे चलती रही हो, चलती रही होगी। अब उनका हर उपन्यास देखो, उसकी विधि अलग है। उस संसार, वो पात्र, आए लड़की अलग, मित्र मरजानी अलग, जिंदगी नामा तो खैर बिल्कुल ही अलग, और बाकी उपन्यास भी। पर मैं बात कर लूं डार से बिछुड़ी की, जहां से सोपती जी के प्रति मेरा बहुत गहरा आकर्षण बना था, उनके लेखन के प्रति और व्यक्ति के प्रति भी, क्योंकि फिर इच्छा हो ही आती है कि कभी उस लेखक से भी मुलाकात हो जिसकी चीज मैं पढ़ रहा हूँ। तो राजकमल पेपर बैग्स में जब मैंने इसको पढ़ा था, डार से बिछुड़ी, उसमें मेरे पर बहुत गहरा असर डाला था, क्योंकि दो चीजें दिखाई पड़ी थी, कि एक तो भाषा का ऐसा माधुर्य है, और उसमें जीवन के कितने तिक्त प्रसंग भी हैं, और वो कैसे आ रहे हैं। उसकी जीवन के प्रति एक मिठास छूटती नहीं है, ये भी उनके देखे लेखन में है। कोई बहुत गहरा, कोई बहुत गहरा जीवन का, कोई बहुत गहरा सौंदर्य, उसकी कोई बड़ी मिठास, जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, कठिन परिस्थितियों वाले समय में भी। और जब पाठक है उसको तो जरूरी, उसका तो जरूरी ही करे। मैंने जब जब उनको पढ़ा है, आप यही कह सकता हूँ कि जीवन के प्रति बहुत गहरा राग पैदा हुआ है। इस लोक में हम आए हैं, और इस लोक में आने का जो स्वाद हमको मिल रहा है, उसमें, उस स्वाद में कुछ ऐसा है। और वो भूलती नहीं इस बात को कभी भी, धार से बिछुड़ से लेकर के, देखिए, और अपनी कई कहानियों उपन्यासों में, कि जाना है, इस लोक से जाना है। जैसे देखिए, अब आई लड़की में वो जो प्रसंग है आम खाने वाला, कि वो माँ कहती है कि है कोई माई का लाल ऐसा, उसमें कुछ ऐसा है जो, मतलब यहाँ से जब,
मतलब आम खा सके जीवन के बाद, तो वो एक अलग तरह से चीजों को देखती और रखती है। अब इसमें जो जीवन का को तो सभी रखते हैं, जीवन के बिना तो लेखन संभव ही नहीं है। कोई भी लेखक हो, वो कैसा भी हो, किसी भी रंगत का हो, किसी भी तरह का हो, अ, कम लिखा हो, ज्यादा लिखा हो, कम जाना जाता हो, ज्यादा जाना जाता हो, जीवन तो है, वो तो यही कहेगा। और आप पढ़ते हुए भी जानोगे कि वो जीवन की कोई बात कर रहा है। पर हम जब एक लेखक को, सोचती जैसे लेखक को देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि कैसे वो एकदम भिन्न हो उठते हैं, कि उस जीवन को, जिंदगी से जिंदगियों तक की जो बात है, उस तक आपको कैसे पहुंचाती, और कैसे इसका भान, वो देखिए ये है उनके लेखन में। मैंने तो देखा है, बार बार देखा है कि ये भान जाता नहीं है कि ये जिंदगी नामा में तो बहुत है। शुरू में आप देखो तो लोक ही तो है, उस पूरे लोक को उन्होंने उतारा है। एक तरह से वो आदिम लोग भी आप कह सकते हो कि खूब तारे हैं, उसका वर्णन आप देखिए, प्रकृति वर्णन उनके यहाँ जैसा है। तो ये, अरे ये क्या हो गया है, क्या इसमें आ गया। और जी, हाँ, आपकी ये कुछ आवाज। भी आप नहीं, इसने कुछ, ये कुछ अलग कुछ आ गया था, मैं क्या बताऊं ये, वो जो कुछ, अब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, सोनी, बिल्कुल आ रही है। और मित्रों, आ रही है आवाज? तो फिर मैं बोलता जी रहता हाँ, हूँ, ये क्या लोड होने लगा। अच्छा, तो वो देखिए, जिंदगी रामा पढ़ने का भी मेरा अनुभव यही था कि मैं चमत्कृत सा, और उसकी अब देखिए तो मेरी हाल। मित्रों, संभवतः कुछ तकनीक की समस्या से जूझ रहे हैं प्रयाग जी। इस बीच मैं अपने उन साथियों के नाम ले लूं जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिलती रहीं। बाल कीर्ति, किरण कुमार मोदक, श्याम सुशील जी, अनिल दीक्षित, रूपा सिंह जी, रेखा सेठी जी, और कुछ एक नाम, अनिल दीक्षित जी, प्रियंक प्रियंका आर्ट सिन्हा जी, सरोज कौशिक जी, सुधा अरोड़ा जी, शेफाली चौबे जी, और तमाम दूसरे मित्रगण जो इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं। मित्रों, हम कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं कि प्रयाग शुक्ल जी हमारे बीच आ सकें और हम उनके द्वारा की जा रही इस बातचीत को कुछ और आगे बढ़ते हुए सुन सके। इस बीच मैं एक कुछ खास पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं। हम हशमत भाग 1 से कृष्णा सोबती जी क्या लिखती हैं और उसके अपने क्या आशय हैं, इसे समझने के लिए ये पंक्तियां आज भी कितनी प्रासंगिक हैं, इसे हम समझ सकते हैं। हम हशमत के प्रारंभ में ही वे लिखती हैं, दोस्तों, हर लेखक अपने लिए लेखक है, अपने किए लेखक है, वह अपने चाहने से लेखक है। अगर वह संघर्ष में जूझता है, परिस्थितियों से टक्कर लेता है, तो उसका एहसान किसी दूसरे पर नहीं, सिर्फ उसकी अपनी कलम पर है। किन बारीकियों में जाती हैं
और जो निरपेक्षता की बात हमने शुरू में भी की थी उनके यहां, उसे उसकी भी अनुगूंज हमें इन पंक्तियों में मिलती है। अगर वह संघर्ष में जूझता है, परिस्थितियों से टक्कर लेता है, तो उसका एहसान किसी दूसरे पर नहीं, सिर्फ उसकी अपनी कलम पर है। कोई भी अच्छी कलम मूल्यों के लिए लिखती है, मूल्यों के दावेदारों के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं तो लेखक और कलाकार शामियानों और विज्ञान भवनों की शोभा बनकर रह जाएंगे। तो इस तरह से कृष्णा सोबती न सिर्फ ऐसा सोचती हैं, बल्कि वे सचमुच ऐसा जीवन जीती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन पर चर्चा होगी। आने वाले सत्रों में भी कई ऐसे संस्मरणात्मक वक्तव्य होंगे जिनसे गुजरते हुए हम समझेंगे कि एक सच्चा, खरा और समर्पित रचनाकार क्या होता है और शब्द मात्र के प्रति उसकी निष्ठा किस तरह की होती है। कब उसे यह जरूरत महसूस होती है कि उसे अपना प्रतिरोध दर्ज करना है, तब वह किस तैयारी के साथ हमारे समक्ष आता है, इसे भी हम देख सकते हैं। मैं एक फोन ले लूं, संभवतः प्रयाग शुक्ल जी के यहां से हो। हेलो जी जी जी, आइए आइए, तब तक मैं कुछ और चीजें रख रहा हूं उनसे संबंधित। जी 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 जी, आप आइए आइए, हम सभी लोग चल रहा है, हम सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आइए। मित्रों, प्रयाग शुक्ल जी अभी 5 मिनट के भीतर वापस आएंगे और अपनी बात आगे जारी रखेंगे। आप में से कई लोगों ने हम हशमत को पढ़ा है और हम हशमत भाग 1 और भाग 2 दोनों ही कृतियां कैसे कृष्णा सोबती के निरीक्षण कौशल को हमारे सामने लाती हैं, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। अगर हम बात करें हम हशमत भाग 1 की, तो इसमें उन्होंने निर्मल वर्मा पर, रमेश पटेरिया पर, भीष्म साहनी, मियां नसरुद्दीन, कृष्ण बलदेव वैद, सरदार जग्गा सिंह, शीला संधू, युवराज सिंह, अमजद भट्टी, महेंद्र भल्ला, रतिकांत झा, नितिन सेठी, गोविंद मिश्र, जोशी मनोहर श्याम, थोड़ा चेंज किया है, मनोहर श्याम जोशी आदि पर अपनी बात की है। और संस्मरण को कृष्णा सोबती जब लिखती हैं, तब उसके साथ किस तरह का बर्ताव करती हैं, कैसे उनके माध्यम से तमाम तरह के विचार आते हैं, खामियां भी आती हैं, सीमाएं भी आती हैं, और उस लेखक की जो ताकत है वह भी आता है। पहले ही अध्याय निर्मल वर्मा में ये सभी तत्व मिलते हैं और ऐसी ही निरपेक्षता, ऐसा ही तटस्थ भाव वे अपने अन्य साथियों के लिए भी बरतती हैं। वहां सिर्फ प्रशंसा का बोध या उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, वहां एक समग्र मूल्यांकन है
और जिस जिस कहिए कि जिस बारीकी में जाकर वे लेखक की दुनिया में प्रवेश करती हैं, उसके पात्रों पर बात करती हैं, वह भी बहुत कमाल का है, प्रभावी है। मैं एक और ऐसा संभव इसलिए भी होता है मित्रों कि वे बहुत पढ़ती हैं, वे बार बार पढ़े हुए को भी पढ़ती रहती हैं। स्वयं अगर हम उनके लेखन की बात करें तो वे अपने लिखे हुए को कई कई बार पढ़ा करती थी। वह लिख करके वाचिक परंपरा में लौटती हैं और वापस वाचिक परंपरा की जो प्रभाव है, उसकी जो खनक है, उसको भी उकेरती हैं और उस स्वयं के ही लिखे को जब वे बोल बोलकर पढ़ती हैं तब किस तरह का बलाघात होगा, कैसी नाटकीयता होगी और उनमें किन शब्दों को रखा जाए, यह सब उन्हें स्वयं ऐसी कई खोज मिल जाया करती थी, जिसकी बात प्रयाग शुक्ल जी भी कर रहे थे कि कैसे उनके उपन्यासों में भी एक नाटकीयता है, संवाद भी, बेशक चाहे उसमें थिएटर के हिसाब से रंग प्रसंगों का और उसके जो क्रम है, जो उसके निर्देश हैं, वे ना हो, मगर वे संवाद एक के बाद एक इतने चुटीले ढंग से आते हैं कि वह नाटक का सा ही मजा देते हैं। और वे न सिर्फ ऐसा अपने लेखन के प्रति करती हैं, बल्कि अपने से अधिक वे औरों को पढ़ती हैं और जिस गहराई में जाकर दूसरे लेखकों के पात्रों पर बात करती हैं, वह भी बड़ा कमाल का होता है। मैं एक अंश यहां पर रखता हूं। हम हशमत भाग 1 के पहले ही अध्याय से, जो निर्मल वर्मा जी पर है, निर्मल जी पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। इस अध्याय में ही मैं एक अंश या दो अंश यहां पर रख रहा हूं। वे लिखती हैं, गलत न होगा यह कहना कि निर्मल की अधिकांश रचनाओं में उनकी अपनी अंतरंग अनुभूतियों और उनके चरित्रों के स्तर पर गहरा तारतम्य है। लेखक के रूप में जो वह खुद महसूस करते हैं, वही उनके पात्र भी। हशमत निर्मल को लगातार पढ़ते रहे हैं। हशमत निर्मल को लगातार पढ़ते रहे हैं। हशमत यानी स्वयं कृष्णा सोबती। एक पाठक की हैसियत से वह कहने में संकोच नहीं करेंगे कि निर्मल अपने पात्रों पर बराबर अपना अंकुश बनाए रखते हैं। आगे पढ़ता हूं। कुछ कुछ इस तरह, जिस तरह गोद से निकले बच्चों को माता पिता खेल खेल में ही अपनी जबान, अपना सलीका, अपना कायदा सिखाते चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही निर्मल भी अपने पाठकों के साथ करते हैं। शब्दों के साथ साथ एक लय, एक तन्मयता, एक जादू, एक गहरी उदासी, इन सब संवेदनाओं और अनुभूतियों को चुनने का, पिरोने का अधिकार भी लेखक के पास है, जो पार्क की बेंच पर बैठा है और अपने आसपास घटते हुए को खुद पीता है, फिर पाठकों को पिलाता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह की निरीक्षण मूलक अभिव्यक्ति में कृष्णा सोबती बगैर किसी पूर्वाग्रह के अपनी बात रखती हैं। लेखक अपने पात्रों के साथ कैसा करता है या अपने पाठकों के प्रति उसका
व्यवहार कैसा होता है या कैसा महसूस होता है। हो सकता है कृष्णा सोबती जो राय निर्मल जी के लेखन और उनके पात्रों के साथ रखती हैं, कई लोग ना रखते हो, मगर कृष्णा सोबती की जो यह अनुभूति है उसका एक विशेष अर्थ है कि वह कैसे एक दूसरे बड़े लेखक की रचनाओं की दुनिया में प्रवेश करती हैं और वह और वे स्वयं उनके पात्रों को लेकर, उनकी कथा वस्तु को लेकर, उनकी भाषा को लेकर और जो भाषा की अपनी अर्थ छाया है उसको लेकर क्या सोचती हैं। इसी में वे आगे लिखती हैं और बहुत ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हर लेखक को इस तरह से सोचना चाहिए, या कहें कि हर लेखक इस तरह से सोचता ही है। कृष्णा सोबती उसे अपने शब्दों में यहां रखती हैं। आगे कृष्णा जी लिखती हैं, सुनिए, हर लेखक अपने पात्रों का शायद पहले जनक होता है, फिर उनकी आंखें खुलते ही उनकी मां भी बन जाता है। निर्मल क्या दोनों हैं? एक साथ माता पिता? क्या एक ही लेखक दोनों जिम्मेदारियां निभा सकता है? क्या एक ही लेखक एक में दो हो सकता है? एक साथ अपने पात्रों को काया और आत्मा दे सकता है? हमें नहीं मालूम निर्मल ने इन दोनों को कैसे निभाया है। हां, निर्मल ने अपने पात्रों को, ऋतुओं और मौसमों को, धूप छाह को, बरखा बर्फ को, बादलों को, पहाड़ों की चोटी को, अंदर और बाहर की स्मृतियों के अपर्चर में से उजागर किया है। कहां कहां कृष्णा सोबती जाती हैं, फोटोग्राफी को लाती हैं, उसकी शब्दावली को लाती हैं और एक लेखक के टेक्स्ट में जिस तरह के दृश्य पाठकों के मन मस्तिष्क में उभरते हैं उसकी व्याख्या करती है। यह एक लेखक की आलोचना है, एक सर्जक की आलोचना है। इसमें जो रस है वह अभूतपूर्व है। यह शुष्क आलोचना नहीं है। यह आलोचना की जो अपनी एक रोचकता हो सकती है वह है, मगर सिर्फ यह होने से, रोचकता होने से आलोचना के तत्व गायब नहीं हो जाते हैं। यह कई कई विधाओं में जाता हुआ लेख है, जिसमें संस्मरण भी है, जिसमें आलोचना भी है और जिसमें गद्य मात्र की अपनी खुशबू है। एक उसका अपना एक सर्जकीय आनंद भी है। वे आगे लिखती हैं निर्मल जी पर ही, एक साथ जो भी कलम, ढेरों धूप, हवाएं, चांदनी, रुई सी बर्फ, एक मिनट, एक साथ जो भी कलम, ढेरों धूप, हवाएं, चांदनी, रुई सी बर्फ, बर्फों के टीले, फूलों के मुखड़े ऐसे आंक सके जैसे निर्मल ने आके हैं, उन्हें स्वर और संज्ञा दे सके, यकीनन वह बड़ी कलम है। देखिए किस तरह से निर्मल के लिखे को कृष्णा जी लेती हैं। निर्मल को हम बीते हुए, जिए हुए मीठे बचपन का चितेरा समझते हैं। बचपन की जो कीमती पारदर्शियां निर्मल ने
हमारे साहित्य को दी हैं वे अनूठी हैं, बेजोड़ हैं, इस बात पर हमें निर्मल से रश्क है। और एक एक पैरा, एक एक वाक्य इतना इतना गजीन है, इतना सुगठित है, और उसमें एक ऐसा आनंद आता है कि उसे आप पढ़ते जाइए, आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। मगर समय भी कुछ ज्यादा हो रहा है, 2-3 मिनट हम लोग और देख लेते हैं। प्रयाग शुक्ल जी कुछ और बोलना चाह रहे थे, तो वे आ जाएं, उनकी बात पूरी हो। इस बीच हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को यहां पढ़ लेते हैं। उदय भानु पांडे जी लिख रहे हैं, यदि कुरल तुलुन हैदर और सोबती को एक भाषा यानी उर्दू, हिंदी को एक भाषा की लेखिका माना जाए, तो उर्दू हिंदी की किस्सा गोई एशिया के सारे गल्प साहित्य पर भारी पड़ी। जी, आप ऐसा कीजिए कि जो आपकी पड़ोस में है उन्हें बुला लीजिए, उनके फोन पर कर लीजिए, यही लिंक दे करके। हाँ, मैं आपको यह लिंक भेज रहा हूं। क्या नाम है आपकी पड़ोसी का? जी जी, मैं इस पर लिंक भेजता हूं, आप इन्हीं के फोन से जुड़ जाएं। जी जी मित्रों, मुझे 1 मिनट का समय दें। प्रयाग शुक्ल जी के साथ जो अभी बनी हुई हैं, मैं उन्हें लिंक भेज दूं ताकि हम प्रयाग जी को पुनः जोड़ सकें और फिर यह बातचीत आगे बढ़े। 1 मिनट का समय दें। जी, मैं उन्हें बता दूं। मित्रों, हेलो, लगातार। जी प्रयाग जी, मैं एक बार उन्हें जोड़ लूं। इस बीच हमारे और कुछ महत्वपूर्ण लेखक, प्रयाग जी, हाँ, यह जो लिंक है कार्यक्रम से जुड़ने का, यह आपको एसएमएस किया है, तो उन्हें कहिए एसएमएस में जाके क्लिक कर ले। जी जी, आइए आइए। और ऐसी कई प्रतिक्रियाएं, रूपा सिंह जी की भी एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें मिली थी। रेणु के अतिरिक्त सोबती जी में ही ध्वनियों की भाषा मिली है। और इस तरह से और कई ऐसी प्रतिक्रियाएं जो उल्लेखनीय हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। रूपा सिंह लिखती हैं कृष्णा जी को लेकर कि वे एक साथ अतीत को साधती हुई, वर्तमान को भरपूर जीती हुई, भविष्य के लिए सतर्क आंख को चौकस रखती हैं। रेखा सेठी जी भी प्रयाग शुक्ल जी के वक्तव्य के लिए लिख रही थी कि आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पास स्मृतियों का खजाना है, आपकी मार्फत उन्हें जानना, उन्हें यानी कृष्णा सोबती जी को जानना, नई तरह से उन्हें जानना है। मित्रों, हमारे साथ कई और मित्रगण जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम ले लूं। राजेश गनोदवाले जी, कल्पना गोयल जी, मोहन लाल लोदवाड़ जी, सवाई सिंह
शेखावत जी, मंजरी सिन्हा जी, अंशुमती जी, सुमित वाजपेयी, मध्यांदीन जी, विनोद दास जी और भी कुछ मित्रगण, संभव है कुछ के नाम छूट भी रहे हों। तो मित्रों, हम देखेंगे कि इस एकाग्र में एक एक कर कई वक्ता आएंगे, साहित्य से भी थिएटर से भी लाने की कोशिश है, जिन्होंने उनकी कृतियों का मंचन किया है या उस मंचन में कोई न कोई अभिनय किया है। इसी तरह कई और ऐसे लेखक, रचनाकार जो उनकी कृतियों पर काम करते रहे हैं, जो उनके साथ गहरे जुड़े रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस एकाग्र में एक वैविध्य भी रह सके और कृष्णा सोबती जी का जो एक बड़ा लेखकीय वितान है, उस पर भी विधिवत चर्चा हो सके। आप अपने को पहले स्टेबल कर लें जी। प्रयाग शुक्ल जी आ गए हैं मित्रों, और हम उनसे आगे की यह बातचीत सुनेंगे। हाँ, आप तब तक अपने को स्टेबल कर लें जी। मित्रों, मैं कृष्णा सोबती जी के निर्मल जी पर लिखे कुछ और अंश सुनाता हूं, वह बहुत रोचक है, उसे सुन लीजिए। एक पैरा और सुनाता हूं। हम जानते हैं, कृष्णा सोबती लिखती हैं, हम जानते हैं कि ऐसी कीमती यादों को संजोने वाले निर्मल का जरूर गहरे लाड़ चाव और प्यार में गुजरा होगा। पूछने पर निर्मल ने बताया कि यह सही है। शरारती होने के बावजूद निर्मल के लिए माता पिता के लाड़ की इंतहा न थी। उसी ममता प्यार को बार बार लौटा लाने को निर्मल अपनी रचनाओं में बचपन के टुकड़े पिरोया करते हैं। हवाओं में, पहाड़ों की पगडंडियों पर, उदास घरों में, कॉटेज की छतों पर, उतराइयों, चढ़ाइयों और जमी हुई बर्फ पर। इस पूरे माहौल में एक बात हशमत को अजीब लगती है कि ये सब बच्चे अकेले दुकेले होते हुए भी अपने व्यवहार में किसी आभिजात्य के परिष्कृत ताने बाने से बंधे लगते हैं। अनुभव करने, क्षणों को छू लेने की अनुभूति किसी घने प्रौढ़ तत्व से फिसलकर बचपन पर झुक जाती है या सीसॉ पर झूलती नजर आती है। इसे निर्मल का जादू कहा जा सकता है। यही निर्मल के सृजन का वह बिंदु भी है जहां से निर्मल एक के बाद एक कहानियां उठाते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कृष्णा सोबती का गद्य ऐसे ही हमें नहीं बांधता है, और जिस शख्सियत पर, जिस कृति पर कृष्णा जी की कलम चली जाती है, वह धन्य धन हो उठता है। यह आसान नहीं है। कृष्णा सोबती जी ने बहुतों पर लिखा, बहुतों पर नहीं भी लिखा, लेकिन जिस पर भी लिखा, क्या डूबकर लिखा है, इसका अंदाज, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। आइए मित्रों, प्रयाग जी का हम पुनः स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस बातचीत को वे आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी। तो अर्पण जी, कितना समय रह गया? अब तो समय भी हो रहा है, तो 5 मिनट और रखूं? जी जी, आप अपनी सुविधा से बात करें। मित्रगण जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मित्रगण जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी, आप अपनी बात ऐसा पूरी है करें। जी। जी,
ऐसा है कि अब तक आपने देखा होगा कि कितनी चीजें मेरे पास हैं जिनका मैं साझा करना चाहता हूँ, पर लिखा भी है सुप्ति जी पर। कई लेख तो लिखे ही हैं, समय समय पर संस्मरण भी हैं, लेकिन वो बहुत से अभी अनलिखे हैं। तो मैं कह रहा था उनकी जो, जहां से मैंने छोड़ा था, और तो क्या बताऊं, इस फोन के कारण ये जो सिस्टम अपडेट होने लगा, गलती से मैंने दबा दिया, और उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था मैं, उसके लिए क्षमा ही मांग सकता हूँ आपसे। तो वो जो मिठास की बात मैं कर रहा था कि प्रकृति की जीवन के कट से कट प्रसंगों में, मतलब जो जीवन का, या आप कहेंगे पल्ला छोड़ना नहीं, उसको पकड़े रखना है मजबूती से, और इस बोध के साथ पकड़े रखना है कि वो आपको इस लोक में जो समय मिला है, इसका भान उनको सचमुच बहुत अधिक था। उस पे हम क्या खींच सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या उसमें हम आनंद उठा सकते हैं। और तो उनकी राइटिंग के तो और भी बहुत सारे गुण हैं, पर ये देखिए कि ये कहाँ से आया कि जीवन को थामे ही रखना है, जीवन के प्रति जो मोह है, वो उसको थामे रखना है, उसको छूटने नहीं देना। और वो बहुत जबरदस्त मोह है, वो हर तरह से है। वो आप, उन्होंने देखिए, अब ये भी याद इस प्रसंग से आप कर सकते हो कि इसी चीज को उन्होंने जीवन में भी अपनाया, कि मुकदमे हैं, और लेख की अस्मिता की गरिमा की बात है, जिसकी अब बात आपने स्वयं अर्पण जी की थी शुरू में, वो स्वतंत्रता, आजादी और साझा संस्कृति, ये कहाँ से आया था, ये भी अब सोच कर देखिए। तो भारत में, मतलब इस देश में जन्म लेकर के जो बहुरंगी जीवन हमको देखने को मिलता है, उसका जो सौंदर्य हमको देखने को मिलता है, जिस पर दुर्भाग्य से आज कई तरह से, आज के हमारे समय में बहुत तरह के आक्रमण हो रहे हैं, बिल्कुल अनर्गल से, बिना सोचे विचारे कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम सुंदर चीजों को खराब कर रहे हैं या नष्ट करने की पर उतारू हैं। और आज वो होती तो इस पर बहुत ही अधिक नाराज वो होती, आज के माहौल पर। ये क्या है, आप तो अपनी ही चीजों को, अपनी ही जो संस्कृति आपने बनाई मिलजुल कर हम सब ने, उसी पर आप कुठाराघात कर रहे हो। लेकिन समय तरह तरह के इतिहास में आते हैं, पहले भी आए हैं, और उनका सामना लोगों ने किया है, और करना चाहिए, हम सबको भी करना ही चाहिए। और सोक्ति जी हमारे लिए उसके एक प्रेरक की तरह हैं। तो ये जो सौंदर्य का, मिठास का पल्ला पकड़े रखना, वो यही तो था कि भाई हम इसके लिए थोड़े हैं कि हम इन चीजों में अच्छी चीजों को नष्ट करें, अच्छी चीजों को खराब करें, हम तो बचाएं। तो रचना भी देखिए उनके यहाँ कितनी एक बड़ी बात है ना, एक धुन है कि वो सब भी वो कर रही हैं, सामाजिक सवालों पर बोल रही हैं, राजनीतिक सवालों पर भी बोल रही हैं, लिख भी रही हैं, सभाओं में बोल रही हैं, और लेकिन रचना को छोड़ नहीं। वो वैसा नहीं है कि बस मेरा काम हुआ, मैंने कर लिया, मैंने प्रतिरोध का काम मेरा इतना ही था, नहीं। प्रतिरोध का, रचना भी एक बड़ा प्रतिरोध, इसको अच्छी तरह जानती, और उसको इसीलिए देखिए आप, तो अपने समय के साहित्य जगत की जो उनको इतनी चिंता रहती थी, और उसमें उन्होंने जो बहुत सुंदर चीजें उन्होंने जोड़ी हैं, मतलब ये देखिए हम इसको नहीं भूल सकते कि सोक्ती जी के रहते हुए हमारे साहित्यिक जीवन का जो रूप था, या उनके कारण बनता था, वो तो नहीं है। और वो क्यों बनता था, क्योंकि उसको वो बनाती थी। एक बार मुझे याद है, साहित्य अकादमी के, अब ये तो प्रसंग भूल गया हूँ कि कौन सी सभा थी, तो इतना सुंदर वो बोली सोप्ती जी, और लिख कर लाई थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा, सभा समाप्त होते ही मैंने कहा, सोप्ती जी ये कितना अच्छा आप करते हो कि आप लिख कर लाते हो, हम लोग कई बार थोड़ा बहुत भटक जाते हैं बोलने में, और ये करना चाहिए, करने लायक काम है। तो जो बात उन्होंने कही थी उसको मैं कभी भूला नहीं। उन्होंने कहा, प्रयाग ऐसा है कि इसका भान मुझे रहता है कि भले 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं जो सभा में आए हैं, पर वो अपना समय लेकर आए, वो समय वो मुझे भी दे रहे हैं, सभा को भी दे रहे हैं, और मुझसे कुछ अपेक्षा है, तो फिर उसको तो मुझे ठीक से करना ही चाहिए। वो लिख कर लाते थे कई बार,
मतलब वैसा कोई अवसर हो जैसे मान लीजिए लोकार्पण वगैरह का है, तो भले कुछ इम्प्रोम्प्टू कुछ कह दें, या और भी बहुत अच्छा बोलती। तो एक सावधानी भाषा को लेकर, उसको बरतने को लेकर के, उसके अंदाज को लेकर, उसके उच्चारण को लेकर, उसकी तरह तरह की रंगतों को लेकर, अब सब शब्द भंडार ही देखिए। तो इससे ये एक चीज याद आ रही जिसका साझा मैं अक्सर करता हूँ, और आज भी करूंगा इस प्रसंग में, जो बातें अभी मैंने कही। बहुत दिनों पहले मैंने एक मिनट लगेगा, अरे वो किताब तो इसके नीचे ही रखी हुई है। बहरहाल इसको अभी आपको दिखा नहीं सकता। इंटरव्यूज विद स्पेनिश राइटर्स, तो ये। नहीं, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। हाँ। तब तक मैं मैं- कुछ और मित्रों के नाम ले लूं। हाँ, आप ले लो। जी, तब तक सोनी, आप ढूंढ लीजिए। एक यतीश किताब और कुमार जी, रंजना रखने के लिए। कोहनकर जी, एडवोकेट विवेक कुमार जी, बंकिम जी, रेणु यादव जी, शिवदयाल जी, और हमारे जदुमणि सिंह जी, पूनम सोन छात्रा जी, नुसरत नाहिद जी, हर्षद कुमार त्रिवेदी जी, अफलातून अफलू जी, सिद्धार्थ गौतम जी, कश्मीर उपल जी, कुमुद रंजन झा जी, अनिल दीक्षित जी, अरविंद त्रिपाठी जी, नीलू जी, और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं, इन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जी। उस हाँ, तो जी, एक ये किताब है मेरी, एक तरह से प्री किताब है ये, इंटरव्यूज विद स्पेनिश राइटर्स। इसमें लैटिन अमेरिका के, मतलब इस पे स्पेनिश में लिखने वाले बहुत सारे लेखकों के इंटरव्यूज हैं। तो इसमें भूल रहा हूँ वो किस लेखक ने ये बात कही थी, और मैं बड़ा चकित हुआ था उसको पढ़ करके। उनसे जो इंटरव्यू कर रही है लड़की, वो उनसे पूछती है उस लेखक से कि आप पर किन लोगों का प्रभाव है। अम, उसका आशा ये है किन लोगों का, मतलब भाषा में आपके लेखकों का, कवियों का। तो जो उन्होंने उत्तर दिया था वो बहुत सुंदर उत्तर। उत्तर उन्होंने दिया कि जब से स्पेनी भाषा बनी, जब से इसने इसमें किसी ने कुछ भी लिखा, बोला, कहा, किया, सबका असर मेरे ऊपर। क्या सुंदर बात। मतलब उसमें कोई सीमा रेखा नहीं, जहां से शब्द मिलेंगे, जहां से मुझे मुहावरे मिलेंगे। बड़ा लेखक शायद यही कर, और सोफी जी ने भी ये किया है कि ऐसा लगता है कि जहां से ये भाषा बनी है, उसमें जो जो कुछ हुआ है, उसकी स्मृति भी उनकी भाषा में। जिंदगी नामा कुछ लोगों को लगा था कि बहुत एक हमारे लिए कुछ अबूझ सी भाषा है, पर आप उसमें देखो जिंदगी नामा की भाषा, उसमें यही बात कि कहाँ कहाँ से शब्द वो पंजाबी के हों, किसी और भाषा के हों, ये मूलतः तो जिस प्रदेश की वो थी, जो की मातृभाषा थी, मतलब पंजाबी थी, और अ, सराइकी भी, और उसके अलावा हिंदी तो है ही, रची बसी। तो ये चीज उनके यहाँ आप देखो, तभी वो शायद ये कर भी पाई। और ये उनसे सच में सीखने लायक बात कि भाषा के प्रति इतना खोल कर अपने को रेणु ने भी यही किया। ये एक बड़े लेखक की सचमुच पहचान है कि वो शब्दों का खजाना उसका भरा ही रहना चाहिए, निरंतर भरता ही रहना चाहिए उसको। और ये काम वो करती, बातचीत में भी दिखता था शब्दों के प्रति उनका जो एक लगाव था। तो मुख्य रूप से यही बातें याद आती हैं, और कितनी और भी बातें हैं जो स्मृतियां तो खैर जैसे आपसे मैं कह चुका हूँ। और बड़ी सुंदर तरीके से वो कई बातें रखती थी, ये रखती हैं अपनी किताबों में। तो जिससे उनका कोई संपर्क संबंध बना आज भी, ये भी उनको देखा है। अब मेरे परिवार में देखिए, मेरी पत्नी से, मेरी दोनों बेटियों से, मुझ पर जो उन्होंने लिखा है, आज को मैं दोबारा देख रहा था वो प्रसंग, मैं भूल गया था, और इतना सुंदर प्रसंग है।
कि मेरी बड़ी बेटी अंकिता उनसे अपने किसी व्यक्तिगत प्रसंग को लेकर चर्चा करना चाहती हो, कि जो शायद हम लोगों से नहीं कर पा रही होगी। तो उन्होंने उसमें लिखा, मुझे संबोधित करते हुए कह रही है कि तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी बड़ी बेटी मुझसे मिली और अब वो तुम्हारे कंधों से बड़ी हो चुकी है। आशय देखे, बिल्कुल बात कर रखने का ढंग देखे। मतलब उसको अब ये जरूरत नहीं है कि पिता का कोई मुझे ये संकेत चाहिए कि मैं ये करने जा रही हूँ, ये बताकर जा रही हूँ। कितनी सुंदर बात। और उसमें लिखा है उन्होंने कि अब वो मेरी दोस्त है, वो दोस्त की तरह मुझसे मिलने आई। अब ये आप देखो कि मैं तो उनको अपना अभिभावक मानता हूँ। आज ही मैंने फेसबुक में यही लिखा, दोस्त भी था ही उनका, दोस्ती ही थी, दोस्ती भी, वो हमारे अभिभावक भी थी। पर मेरी बड़ी बेटी के लिए लिख रही हूँ कि मैं अपनी दोस्त से मिलने आई, अपने लिए कह रही हूँ। तो ऐसा संबंध बना। एक बार जो शिमला में थी एडवांस स्टडीज में। मित्रों, आज सचमुच परीक्षा की ही घड़ी है। प्रयाग जी, मेरी आवाज आ रही है? और मित्रों, जब प्रयाग शुक्ल जी अपने परिवार की बात कर रहे हैं और अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, बड़ी बेटी की खास तौर से, कैसे कृष्णा जी के व्यक्तित्व उन्हें यह बात लगी कि हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कि वे कुछ ऐसी निजी बातें कृष्णा जी के साथ साझा कर सकें, और वो करती हैं, और दो अलग अलग पीढ़ियां दोस्त बन जाती हैं। प्रयाग जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रयाग जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या आपके यहाँ बिजली चली गई है? जी मित्रों, प्रयाग जी, एक बार दोबारा से आप जुड़ जाएं, एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करें। जी, इस बीच मित्रों, हम कुछ और प्रतिक्रियाएं ले लें। सुधा अरोड़ा जी लिख रही हैं, जिंदगी नामा में गूढ़ पंजाबी के साथ मुल्तानी पंजाबी के भी बड़े सटीक शब्द हैं। कैसे जिंदगी नामा उनकी एक बड़ी कृति बनती है। कृष्णा सोबती का मैग्नम ओपस भी इस कृति को कहा जाता है। तमाम तरह के रंग, लोक, शास्त्रीयता, संवाद, समस्याएं, देश विदेश की परिघटनाओं पर चर्चा, स्थानीय नजर से उसको देखना, कभी शाह की ओर से, कभी शाहनी की ओर से, कभी और किसी की ओर से, एक पूरा जो चौपाल होता है, और चौपाल में तमाम लोग बैठे हुए हैं, बतकही हो रही है, समाचार पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उन सब की सुगंध, प्रेम कथाओं की बीच बीच में आवाजाही, जिंदगी नामा सचमुच ही कृष्णा सोबती की एक मैग्नम ओपस है, यह कहने में कुछ गलत न होगा। और कुछ प्रतिक्रियाएं श्याम सुशील जी लिख रहे हैं प्रयाग शुक्ल जी के संस्मरण को लेकर, उनकी आज की इस बातचीत को लेकर, कि बहुत ही आत्मीय संस्मरण। शेफाली चौबे लिख रही हैं कृष्णा सोबती के लेखन पर कि भिन्न भिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करता हुआ उनका लेखन है। और रूपा सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं, वे लिख रही हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सारे सुख चाहना, और फिर अन्याय के खिलाफ प्रतिबद्धता, गजब बनावट। इसकी बात प्रयाग जी ने भी की।
कि कैसे उनमें राग है, कैसे उनमें प्रतिबद्धता है, और इन दो छोरों पर जाकर कैसे वे जीवन को छूती हैं, जीवन के पास जाती हैं, जीवन में ही घटित हो जाती हैं। कृष्णा सोबती जो है वह सचमुच कमाल की है। और एक और प्रतिक्रिया इस बीच हम ले लें मधु मेहता जी की। उनके बोलने का ढंग, शब्दों का उच्चारण बहुत ही अद्भुत रहा और मिलने में बहुत ही आत्मीय रही। तो तमाम लोग जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूं कि कुछ तकनीकी दिक्कत से यह कार्यक्रम अवांछित रूप से लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रयाग शुक्ल जी विधिवत अपने वक्तव्य का समापन करें। जी प्रयाग जी, आप पुनः उस लिंक को क्लिक करके आ जाएं। आइए आइए आइए। और मित्रों, हमारे पास कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो हम चाहते हैं कि प्रयाग जी के समक्ष ही वे चित्र दिखाए जाएं, ताकि प्रयाग जी भी उन चित्रों पर अपनी बात रख सकें। प्रयाग जी, पहले इस वीडियो फाइल को देख लेते हैं और जी एक खास चित्र हैं, इन पर आप अपनी बात रखें। जिन अवसरों पर ये चित्र लिए गए हैं उन पर आपका ही बोलना मुनासिब होगा। जी प्रयाग जी। अवसर तो एक ही है, ये 2007 दिसंबर की तस्वीरें हैं। मेरी छोटी बेटी वर्षिता के विवाह के समय की हैं। उसमें जो प्रीति भोज रखा था हम लोगों ने हैबिटाट में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कह रहा हूँ, हैबिटाट सेंटर में, उसकी तस्वीरें हैं। सारी की सारी वही की तस्वीरें हैं। पीछे विष्णु खड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, हम लोगों के ठीक पीछे वो खड़े हुए हैं। और उसके ठीक पीछे मेज पर मेरी पत्नी बैठी हुई है। इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, उस दिन आए थे। राम कुमार जी थे, कृष्ण बलदेव वैद थे, और बहुत 2-3 घंटे राठी जी हैं। और हम उसको सोपती जी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं। वो बहुत सुंदर दोपहर थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे साहित्य जगत के। मैं नाम लेता जा सकता हूँ, प्राय सभी लोग थे दिल्ली में जो थे, चित्रकार, लेखक। तो राठी जी, और उसके बाद शायद और तस्वीरें जो है उसमें मेरी बेटियां हैं। अब आगे बढ़े। जी बस दो उन चित्रों को देख लें, उसके बाद इस वीडियो फाइल को रोक लेंगे। असल में चित्र तो उनके और भी बहुत सारे हैं मेरे साथ के, पर वो एक एल्बम में रखे हुए थे तो आसानी से मिले। आजकल जी ढूंढनी पड़ती है चीजें। और वो जी मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह कृष्णा सोबती जी लेखक के साथ, लेखक की कृतियों के साथ, लेखक के परिवार के साथ गहरे जुड़ जाती हैं। इस चित्र ये के मेरी बारे में बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है अंकिता। और इसी के लिए उन्होंने लिखा कि वो मेरी दोस्त है। हाँ जी, पीढ़ियों को बांटने का हुनर हर बड़ा लेखक जानता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो कैसे रचेगा, अलग अलग लोगों के मनोभावों में कैसे पहुंचेगा, समय में आ रहे परिवर्तन को कैसे चित्रित करेगा। ये तमाम गुण हम कृष्णा सोबती जी में देखते हैं, और जिसके बारे में विस्तार से आज स्वयं प्रयाग शुक्ल जी यह बात रख रहे हैं। तो एक चित्र और है, उसको देख लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानबूझकर मित्रों हमने इन चित्रों का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ताकि आप इत्मीनान से इन चित्रों को महसूस सके। देखना महसूसना भी तो है।
प्रयाग जी इस चित्र के बारे में बतलाएं। इस चित्र के बारे में तो क्या बताऊं, असल ये मेरी छोटी बेटी के विवाह के समय के मैं बता चुका हूँ। जी जी। वो 10 जनवरी को 2 साल पहले 2020 में हमको छोड़कर चली गई। उसको जी ब्रेस्ट कैंसर था। और जी जी। सोपती जी उस पर भी बहुत दुखी हुई थी, इसके अब जाने पर तरह से। नहीं, वो तो नहीं, तब तक रह नहीं गई थी, सोपती जी नहीं भी रही नहीं थी थी, तब। नहीं हाँ। रही थी। मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि वो इसकी वो बराबर उसकी याद करती थी, पूछती थी। और एक बार तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अरे वो चली गई उस समय, मैं उस दिन कुछ लाई नहीं थी, उसके लिए कुछ रखा हुआ है या लाना है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। इसको भी बहुत चाहती थी। और इसको जी तो इसलिए बहुत चाहती थी कि वो मेरी बेटी छोटी वाली, बड़ी वाली भी रहती थी कई बार, पर मेरी छोटी बेटी तो मेरे साथ बराबर साहित्यिक आयोजनों में, सब जगह, लेखकों के घरों में। और इससे ये याद आ रही, मुझे याद कर लेनी चाहिए उस शाम की, कि मेरी बेटी ने, छोटी वाली बेटी ने, जब हम नोएडा के किसी दूसरे घर में रहते थे, 2003 की बात है वो, 2004 की, तो बिना मुझे बताए उसने एक ऐसा आयोजन किया था जो सबको इतना अच्छा लगा था। उसने नारायण जी, भारती जी को फोन किया, सोप्ती जी और शिवनाथ जी को फोन किया, राम कुमार जी और विमला जी को फोन किया, अशोक वाजपेयी और रश्मि जी को फोन किया कि आज आप शाम हमारे यहाँ अमुक तारीख को आना है आपको। मुझे नहीं मालूम था। मुझे 1 घंटे पहले मुझे ये शायद सुबह बताया कि आज आपको कहीं जाना नहीं, आपके यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं। और सब उसको इतना चाहते थे कि सब लोग आए। उसकी एक फिल्म भी बनी थी, जो हमारे सिद्धार्थ, जो मेरी बड़ी बड़ी बेटी जिससे विवाहित है, उन्होंने कैमरे से खींची थी, वो एक पूरी फिल्म बनाई थी, उनके पास है वो। तो उसमें ये सारे लोग हैं, चंपा जी हैं, वैद्य जी हैं, मतलब वो अद्भुत शाम थी। और अब सभी लोग कहने लगे कि ऐसी शाम तो बहुत कम होती है जब इतने लोग, सपत्नीक सारे लेखक इकट्ठा हों। तो ऐसी ऐसी थी मेरी छोटी बेटी। और उसके भी संबंध सोपती जी से उतने ही गहरे, उतने ही अच्छे थे। इसी तरह मतलब मेरी छोटी बहन चंद्रकिरण राठी, राठी जी की पत्नी, उनके बच्चों, जिन जिन के वो विशाख मंजरी, सबके साथ उनका एक ना कोई संबंध बन जाता। थोड़ी देर पर भी कोई मिले। और हमारे मित्र अशोक जी की फिर याद करता हूँ, अशोक सरिया की, कि उनके साथ तो बहुत अधिक था। और उनकी याद इसलिए भी करता हूँ कि वो बराबर हमारी और सोपती जी के बीच जैसे मौजूद से रहते थे। कभी ऐसा होता नहीं था कि हम सोपती जी से मिल रहे हैं और अशोक सिकरिया की बात भी ना हो रही हो। वो कलकत्ता भी गई, उनके घर गई, और कि- सभी लोगों के साथ। ये तो उनका बहुत बड़ा गुण था, बहुत बड़ा गुण मैं मानता हूँ। और आज मैंने फेसबुक पर लिखा भी था कि ये जो पक्ष उनका है वो भी अकूत है, साहित्य भी अकूत। मैंने दोनों को एक साथ रखा कि ये जो उनके साहित्यिक पक्ष की आलोचना, विवेचना, उसमें बैठना, वो अभी पीढ़ियां करती रहेंगी। और भी बहुत कम किया गया है, बहुत अभी और किया जाना उससे बाकी है। कि भाई, मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा, ये दिखाई पड़ता है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उनके इतने पक्ष हैं। और धीरे धीरे ऐसा होता ही है एक बड़े लेखक के साथ, कि वो अ, उसके उसकी दुनिया के कपाट धीरे धीरे खुलते ही रहते हैं। क्योंकि वो एक कपाट के पीछे दूसरा कपाट है, उसके पीछे और भी एक कपाट है, और भी एक कपाट है। तो वो कपाट खुलते रहें, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। आज आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा है। आप सबको, सुप्ति जी को याद करके, इस तरह याद करके, अकेले तो हम उनको याद करते ही हैं, पर आप सबके साथ याद किए कि मैंने उनकी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और सच पूछिए तो फिर से इतनी चीजें उनकी याद आई, उनके लेखन की। और उनके लेखन की जब आप इस तरह से याद करते हो, आज फिर से मेरे मन में इच्छा जागी है। मतलब उनकी लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। कभी स्वयं और भेंट भी वो करती थी, कभी हम भी ले लेते थे किताबें। और ज्यादातर तो उनकी भेंट की हुई है। और अब उन पर इतनी किताबें आ रही हैं,
और हिंदी में भी देखिए आई ही है भी एक किताब की, सूक्ति एक सोबत करके। और एक और किताब जो सुनीता ने बनाई कि उनके अनुवादों के बारे में, अनुवाद की कठिनाइयों के बारे में। तो कितने ही पक्ष हैं कि उनके उनकी कृतियों का अनुवाद कैसे हो दूसरी भाषाओं में। या और अभी एक और किताब उनकी मतलब बड़े पब्लिशर से आ रही, जिसमें अंग्रेजी में ही, जिसमें हम लोगों के भी लेख हैं। अ, राठी जी का है, मेरा है, और भी कई लोगों के हैं चुने हुए लेख सूक्ति जी के, पर जो हम लोगों ने लिखा है। अ, बहुत कुछ अभी होगा और होना ही चाहिए, और उनके जीवन काल में भी हुआ। मुझे ये आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वो उसकी स्मृति मेरे मन में ज्यों की त्यों है। और मैं बहुत चकित, बहुत गौरवान्वित महसूस किया था उस दिन मैंने। हालांकि शुरू ये भी लगा था कि ये इस मेला लेखकों के लिए ऐसा मेला है। ये तो हम जोड़ कर देखते थे संगीतकारों और नृत्यकारों और अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ कि एक, जिस दिन सूक्ति जी को कथा पुरस्कार मिला था, कथा सम्मान, कथा वालों ने उस दिन आईआईसी में, जैसे आप झंडे टांगते हो उस तरह से सूक्ति जी का नाम टंगा हुआ था। एक अलग तरह का माहौल था पूरा, जो आमतौर पर शायद वो लोग अलाउ भी ना करते, मुझे नहीं मालूम क्या अलाउ करते हैं क्या ऐसा। पर उस दिन मैंने देखा था कि वो हर जगह उनका उस तरह से नाम है, और कितने प्रेम से लोग मिल रहे हैं। और कितने कितने ही लोग हैं जो जिन्होंने उनकी चीजें या तो अनुवाद की हैं, पढ़ी हैं, उन पर लिखा है, बोला है। और कितने ही ऐसे भी हैं जो मान लीजिए ऐसा नहीं करते रहे, लेकिन इसमें क्या शक कि वो भी उनको उसी तरह याद करते हैं। शायद हमसे भी अधिक हो सकता है, ऐसे लोग होंगे, मैं तो मानता हूँ कि होंगे। उनके प्रशंसक, उनके पाठक जो उनकी चीजें सहजते होंगे, संभालते होंगे, उनके बारे में सब कुछ जानना सुनना चाहते होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हम मैं उनको इतनी देर तक याद कर सके और याद करते जा सकते हैं और करते रहेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग जी, आपने समय निकाला और कई कई बार की बाधाओं को पार करते हुए हमारे समक्ष आते रहे। कृष्णा जी के प्रति यह आपका आदर ही है कि आप इस तरह से इन कठिनाइयों के बीच भी अपनी बात पूरी किए। बहुत ही अच्छा लगा। तमाम प्रतिक्रियाएं उपलब्ध हैं, सहेजी हुई हैं, आप निश्चय ही देखिएगा। और सभी मित्रों को, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को आज का यह वक्तव्य याद रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक वक्तव्य हुआ जो आपकी ओर से संभव हुआ। शुक्रिया। और मित्रों, आगे भी इस एकाग्र में, आगे की कड़ियों में भी कई और लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आप सभी अपना स्नेह बनाए रखें। शुभ रात्रि।